नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज से जो हमारी मेंस की सीरीज है, एमपीपीएससी मेंस के लिए जो सीरीज है जीएस सेकंड पेपर की, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पूरा जीएस सेकंड पेपर पॉलिटी और सोशियोलॉजी पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, मतलब हर टॉपिक के साथ एमपीपीएससी जो प्रश्न पूछ चुका है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके आने वाले मेंस एग्जाम में, चाहे वो 25 का हो या 26 का हो, उसमें जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनको भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मतलब एक तरीके से आप टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में होती चलेगी। मतलब आप आंसर राइटिंग में भी एकदम दुरुस्त हो जाएँगे। और वो छात्र जो आने वाले समय में प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा है जो कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, और अब नेगेटिव मार्किंग है तो आप तो कभी नहीं लगा सकते। तो क्या रहता है कि जब हम मेंस की क्लासेस करते हैं तो मेंस जो होता है ना, वो एक जाल है, आप समझिए जैसे एक मछुआरा होता है ना, तो क्या करता है मछलियों को पकड़ने पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकता है। उसी तरीके से जो आपका मेंस होता है, वो जाल की तरह काम करता है, जिसमें फैक्ट ऑटोमेटिक फंस जाते हैं। तो जितने भी छात्र जो अभी मेंस लिख रहे हैं वो खुद इस बात को जानते हैं, और आप भी इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि जिन लोगों ने की मेंस की तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है, उनका प्रीलिम्स जो है बहुत रेयर ही उनका प्रीलिम्स रुकता है। मतलब प्रीलिम्स भी उनका फिर ईज़िली हो जाता है, क्योंकि उनका नॉलेज जो है काफ़ी डेप्थ में इंक्रीज़ हो जाता है, और बार-बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें याद भी हो जाती हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिख के याद करते हैं, तो वो उन्हें लंबे समय तक याद रखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये प्रीलिम्स जो छात्र देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो फिर कोई मतलब बात ही नहीं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो चलिए क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो हाँ, आज का टॉपिक तो मैं बता ही दूँ आपको, टॉपिक है हमारा संविधान का मूल ढाँचा। आपका जीएस सेकंड पेपर का जो फर्स्ट वाला टॉपिक है, उसमें जो टॉपिक नाम दिए गए हैं उसी तरीके से वो रहेगा। तो मूल ढाँचा जो नाम दिया गया है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। आंसर राइटिंग भी मैं बाइलिंगुअल आपको करवाऊँगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो है किसी भी तरीके से परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, है ना? कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है इस टॉपिक से। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो है 2 मार्कर क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? 2 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा-सा देख लूँ मैं किस तरफ हूँ। हाँ, आपको क्वेश्चन विज़िबल होगा? मैं लेफ्ट हो जाता हूँ अभी, ठीक है? तो ये पूरा विज़िबल होगा। देखिए 2 मार्कर कैसे बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से? तो इसमें बनाया जा सकता है क्या? कि संविधान का मूल ढाँचा सिद्धांत क्या है? सिंपल ये पूछा जा सकता है 2 मार्कर में कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है इसमें 20 शब्द जो है आदर्श शब्द सीमा मानी जाती है, ठीक है? तो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? अगला किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है? अगला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मूल ढांचे के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। 4 एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर में आने वाले जैसे 4 एलिमेंट है, जैसे बहुत सारे एलिमेंट जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत में शामिल किया गया है, उनके नाम हमको यहाँ पर लिखना रहेगा सिंपल। क्लास के लास्ट में वो पूरा जो है एक आपको कंटेंट मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे महत्वपूर्ण संविधान के जो फीचर्स हैं, जिन्हें मूल ढांचे में उन्होंने शामिल किया है, जैसे समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो ऐसे टॉपिक के नाम आपको एक साथ मिल जाएँगे। 12-15 हमको याद कर लेना है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में बनाया जा सकता है, मूल ढांचे सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मैं शॉर्ट में बीएसडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इस तरीके से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर इस टॉपिक से ये बनाए जा सकते हैं। 5 मार्कर में क्या बनाया जा सकता है? तो 5 मार्कर में बनाया जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा में मूल ढांचा सिद्धांत की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज इन सेफगार्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी। ये इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन 11 नंबर में भी बनाया जा सकता है, एमपीपीएससी बना भी चुका है, और यही सेम क्वेश्चन जो है 5 मार्कर में भी बनाया जा सकता है। बस अब हमको ये तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस जिनकी प्रकृति
लॉन्ग आंसर टाइप होती है, मतलब जो जिनके आंसर्स काफ़ी लंबे होते हैं, जिनमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट कैसे करें, हम ये तरीका भी सीखेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना कम, तरीका सिखाना ज़्यादा है। क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर आप मछली पकड़ने की किताब पढ़ते रह जाओगे, कभी जाकर के ऑन साइट मछली नहीं पकड़ोगे, तो आपका नॉलेज जो है सीमित है, सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, विदाउट प्रैक्टिस आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। आप दसों बार प्रीलिम्स निकाल लेंगे, और अगर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो मेंस नहीं निकलेगा। बहुत सारे मैं ऐसे छात्रों को जानता हूं जिन्होंने 6-6 बार प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल के रखा है, 6-6 बार, 7-7, 8-8 बार, लेकिन एक बार उनका मेंस नहीं निकला है। कारण वही रहता था, हर बार प्रीलिम्स अच्छा जोर शोर से पढ़ लेते थे, मेंस की प्रैक्टिस, मेंस पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि मेंस नहीं पढ़ते, पढ़ते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे आंसर राइटिंग की, या प्रैक्टिस भी करते थे तो ऐसे उनका जो है आंसर प्रॉपर इवेल्युएट नहीं होता था। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस तो है, लेकिन जो व्यक्ति, जो टीचर, जो भी व्यक्ति है, अगर वो आपका आंसर इवेल्युएट कर रहा है और इवेल्युएटर अगर सही नहीं है, तो आप फिर जो लिख के आए उसने उसको सही कर दिया, तो आपको लगा कि बस खुशी का आपका फिर ठिकाना नहीं रहता कि ओहो हो, मैं तो बिल्कुल एकदम 30 मार्क हाँ बन गया हूँ, अब तो बस मेंस का कोई वो नहीं है। तो इवेल्युएशन भी सही होना चाहिए आपके आंसर का। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएंगी। कैसे? अभी मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, हिंट प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा आप लोगों का, उसमें क्या होगा, आप अपने आंसर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स जो लिखेंगे आप क्वेश्चंस के, उसको अपलोड करेंगे, जिसे मैं खुद इवेल्युएट करूंगा। क्योंकि मेरा अभी तक का रहा है कि भले उस क्लास में मैं ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, 100-100, 150-150 बच्चे रहे हैं, उन सब के आंसर मैं खुद ही इवेल्युएट करता था। जैसे अगर मान लीजिए कोई छात्र है, वो 15-20 आंसर लिख के दिखा रहा है, तो उसमें से मैं फाइंड करता था कि कौन से आंसर है जिसमें वो फंस सकता है, जो सिंपल है। जैसे इसमें इसमें देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है, मूल ढांचे के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 तत्वों का नाम लिख ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं इवेल्युएट नहीं करता था, इसको जो टीम होती है वो उसके द्वारा इवेल्युएट किया जाता था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे मूल ढांचे सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा में मूल ढांचा सिद्धांत की भूमिका का वर्णन करो, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इनको मैं इवेल्युएट करता था। इससे मुझे ये पता चलता था कि छात्र की डेप्थ क्या है, मतलब जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से पढ़ रहा है, और उस हिसाब से फिर हम उनको गाइड करते हैं। तो ये फैसिलिटी अब आपको जो है यूट्यूब में मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप तक जो है जो भी मैंने सीखा है उसको मैं पहुंचाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 मार्कर में। 11 मार्कर में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ तो बहुत सारे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन गागर में सागर है। जो एमपीपीएससी जो है अपने 2020 के एग्जाम में, कब 2020 मेंस का ये क्वेश्चन है, उस समय तो 10 नंबर का चलता था, तो 10 मार्कर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, जो डॉक्ट्रिन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा इवोल्यूशन पता होना चाहिए कि वो इवॉल्व कैसे हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, और फिर आपको ये भी बताना है एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, मतलब कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने जो है वह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या कुछ ऐसे एक्ट लिखने पड़ेंगे जुडिशरी के, जिसके थ्रू जुडिशरी ने क्या किया हो, एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के एक्शन को जो है वह क्या कर दिया हो, एक तरीके से समाप्त कर दिया हो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रक्षा करने के लिए। मतलब यहाँ पर हम ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी भाषा इस तरीके से रखेंगे कि एग्जामिनर कम शब्दों में चीजों को बेहतर तरीके से समझेगा। और ऐसे लगता ये क्वेश्चन है कि आपको देख के लगेगा कि इसमें पूरी राम कथा आप लिखेंगे एकदम बिल्कुल ऐसा, तो नहीं। मैं आपको जो है इनका आंसर राइटिंग जो है माइंड मैप के थ्रू बताऊंगा, कि मतलब माइंड मैप के थ्रू जो है कैसे पूरा स्ट्रक्चर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे, ताकि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, आपका पूरा आंसर सीट जो है वो भी फिल हो जाए, ताकि ये ना लगे कि आपने कम वर्ड्स लिखा है, क्योंकि 200 वर्ड्स लिखना है, तो आपके 200 वर्ड्स भी हो जाएं और आप जितनी चीजें डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर भी हो जाए।
आप खुद ही जब कंटेंट देखेंगे, आगे मैं आपको कंटेंट प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ये आपने क्वेश्चन देख लिया। अब हम इसका पूरा विकास क्रम देखते हैं। विकास क्रम क्यों? क्योंकि बहुत सारे छात्रों को लगेगा कि सर बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन देख लो, ये एमपीपीएससी का ही प्रश्न है 2020 का, जिसमें क्या पूछा है? बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा करना है। तो पहले तो आपको विकास पता होना चाहिए कि इसका विकास कैसे हुआ। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम इसी बात को समझते हैं। इसके विकास होने के पीछे का जो कारण है, वह है अनुच्छेद 13। क्या है? आर्टिकल 13। ठीक है, क्या है इसमें? इसके विकास होने के पीछे का कारण क्या है? आर्टिकल जो है 13 है। अब है क्या? आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट के उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अनुच्छेद 13 में, जो हम सामान्य भाषा में ये कह देते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वह विधि को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? विधि को परिभाषित किया गया है, लॉ को डिफाइन किया गया है सामान्य भाषा में। जबकि कि ऐसा है नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसमें विधि के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं, इस बात को स्पष्ट किया गया है। और अनुच्छेद 13 में यह बात कहा गया है कि विधि के अंतर्गत संसद या विधानसभा के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून, है ना? फिर कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, ठीक है? विनियम, इसके साथ ही प्रथाएं, कस्टम्स, है ना? इन सब को इंक्लूड किया जाता है विधि की परिभाषा के अंतर्गत। कानून है जो पार्लियामेंट या विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है, नियम, विनियम, प्रथाएं, कस्टम्स जो समाज में चलती हैं, इन सब को जो है विधि के अंतर्गत लाया गया। प्रथाएं क्यों? कस्टम्स क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे इसको समझने के लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए, मतलब अदर कास्ट ना, अदर कास्ट मैरिज करने के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं, कानून कोई ऐसा नहीं है कि एक एक्स जाति का व्यक्ति अगर वाई जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो उसको कोई सजा दी जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर भी हमारे समाज में एक्स जाति का व्यक्ति वाई जाति के व्यक्ति से, ग्रामीण में खास करके, परहेज करता है। क्यों परहेज करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रथा है। क्या है? प्रथा। और इस प्रथा को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इस प्रथा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है समाज के द्वारा, ठीक है? तो समाज के पास भी विधि, समाज के जो नियम होते हैं ना, उनमें भी विधियों के समान शक्तियां होती हैं, कानून के समान शक्तियां होती हैं। इवन ब्रिटेन का संविधान तो इन्हीं परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। वहां पर अलिखित संविधान है जो प्रथाओं से ही डेवलप हुआ है। स्पष्ट है बात? तो इन चीजों को अनुच्छेद 13 में शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज था, उसका पहला नंबर का जो क्लॉज था, आर्टिकल 31 फर्स्ट, इसमें 4 क्लॉजेज हैं। अनुच्छेद 13 में 4 सब क्लॉज हैं। 31 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 सब क्लॉजेज हैं। और एमपीपीएससी ने इसी क्लॉज के बेसिस पर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बनाया है, वो भी मैं साथ में डिस्कस कर दूंगा। तो अनुच्छेद 13 एक में ये कहा गया है, संविधान पूर्व विधियां, इसमें किसको डिफाइन किया गया है? संविधान के पूर्व की विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब ऐसे कानून जो हमारा भारतीय संविधान लागू होने के पहले प्रचलित थे। हमने कितने सारे एक्ट पढ़े हैं, आप लोगों ने कितने सारे अधिनियम ऐसे जानते हैं, ऐसे कितने सारे जो कानून हैं जो संविधान लागू होने के पहले ही बने हुए थे, वो अब वर्तमान में भी प्रचलित हैं। जैसे आप इंडियन पीनल कोड जानते हैं, 1860 में बनाया गया था। और बहुत सारे ऐसे कानून, पर्यावरण के संबंध में जो अधिनियम पढ़ते हैं, एक 1926 में बनाया गया था। तो ऐसे विधियां, ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के पूर्व प्रचलित थी, ठीक है? तो इसमें बताया गया है, इसमें यह कहा गया है कि ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के पहले प्रचलित थी, अगर वैसी कोई भी विधि जो भाग 3 मूल अधिकार से असंगत है, वह शून्य होगी। क्या होगी? मूल अधिकार से अगर वो असंगत है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, उससे मेल नहीं खाती है, तो वह क्या किया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 13 में यही बात कही गई है कि अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित करते हुए यह बात कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, फंडामेंटल राइट से जो असंगत विधियां हैं, जो इनकंसिस्टेंट लॉ हैं, असंगत जो विधि हैं, उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कैसा घोषित कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, असंगत विधियों का शून्य होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आईटी एक्ट जो है, अभी आप पढ़ते भी होंगे, तो आईटी एक्ट का एक सेक्शन था, एक धारा थी, आर्टिकल 66 ए। ये आईटी एक्ट, वैसे तो ये 2000 में बना था, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं।
इस धारा का ये जो वाला जो था, यह आर्टिकल 19 का, किसका? आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उल्लंघन करता था। क्या करता था? इसका उल्लंघन करता था, इसका वॉयलेशन करता था। कौन? आर्टिकल 66A। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस सेक्शन को, इस कानून के, आईटी एक्ट के इस सेक्शन को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है, या मूल अधिकार को कम करती हो या छीनती हो, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत की न्यायपालिका के द्वारा। स्पष्ट है ये बात कही गई थी अनुच्छेद 13 में। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू होगी, जो कि संपत्ति के अधिकार तक जाएगी। तो ये बात यहां तक सबको स्पष्ट हो गई होगी। तो अनुच्छेद 13 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि 1950 से पहले की कोई भी विधि जो भाग 3 मूल अधिकार से असंगत है वह शून्य होगी। सिंपल सी बात यह है, यहां पर कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 13(2). क्या है? अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) जो है वह संविधानेतर विधियों की बात करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। मतलब ऐसे कानून जिनका निर्माण संविधान लागू होने के बाद किया गया। मतलब संविधान हमारा लागू कब हुआ? 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है वह भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बनाए गए उन पर कौन सा लागू होगा, कौन सा क्लॉज लागू होगा? आर्टिकल 13(2). जैसे अभी मैंने ये वाला उदाहरण दिया ना, यहां पर क्या लागू होगा? आर्टिकल 13(2). अब आर्टिकल 13(2) कहता क्या है? आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, मतलब सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती है, या तो मूल अधिकारों को छीन रही हो या कम कर रही हो, और उल्लंघन करने वाली विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। तो ये बात कही गई अनुच्छेद 13(2) में। तो अनुच्छेद 13(2) संबंधित है संविधानेतर विधि से, अनुच्छेद 13(1) संबंधित है संविधान पूर्व विधि से। 4 क्लॉजेज हैं, चारों हम देखेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 13 में क्या है। सिंपल सी बात यह है कि अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों को कम करे, हनन करे, छीने, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी बीच बीच में देता चलूंगा। एक एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको दे दिया, कौन सा? आईटी एक्ट का। एक एग्जाम्पल मैं अभी आगे आपको और भी दे दूंगा जो LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इसके लिए एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हम देखते चलेंगे क्योंकि हमारे आंसर्स को जो मतलब बेस प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो एग्जाम्पल ही करते हैं, फैक्ट ही करेंगे, क्योंकि फैक्ट के बिना बात करना निराधार होता है। तो हम फैक्ट के साथ बात करेंगे, है ना, जो भी बात करेंगे। चलिए, मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, ऑफलाइन में तो बहुत सारे छात्र जानते हैं कि भाई मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है। अभी जो मेरा चैनल है, नया-नया चैनल है, तो बहुत सारे छात्र नए जुड़ रहे हैं ताकि उनको थोड़ा-सा तरीका समझ में आए कि भाई मतलब उनको ये समझ में आए कि मैं किस तरीके से मेरी क्लासेस होती हैं। जो पुराने हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए तो जो पुराने छात्र हैं उनको लग रहा होगा कि सर यार लंबा खींच रहे हैं, तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना क्लास को, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने 2 क्लॉजेज अभी आपको बताए अनुच्छेद 13 में, तो अनुच्छेद 13 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इसको सेग्रीगेट करने के लिए, मतलब इसके लिए कि किसी असंगत विधियों को शून्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किन का प्रयोग किया जाता है? 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ये 2 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? इसमें जो पहला वाला सिद्धांत है उसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दिया था। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार दिन में बद्दल हो जाए या रात में भी बद्दल हो जाए, चांदनी रात में बद्दल हो जाए, बादल छा जाए, तो क्या होता है, वह सूर्य को क्या कर लेता है? ढक लेता है। ढक लेता है या नहीं ढक लेता? तब हमें सूरज दिखाई नहीं देता। वैसे ही मान लीजिए कोई एक कानून है जो है ए, जिसका नाम क्या है? ए कानून है। ये ए कानून जो है यह संविधान के पूर्व, मतलब संविधान लागू होने के पूर्व 1950 से पहले जो है ये कानून प्रचलित था। कोई भी कानून मान लीजिए,
अब अगर मान लीजिए जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट प्राप्त हुआ, तो न्यायपालिका ने ये पाया कि ये कानून ए जो है वह फंडामेंटल राइट से असंगत है। कैसा है? फंडामेंटल राइट से असंगत है। कैसा है? असंगत है, मतलब उससे कंसिस्टेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में है। तो क्या होगा? ये फंडामेंटल राइट जो है बादल के समान इस कानून को ढक लेगा। मतलब ये कानून जो है, इस कानून का वो हिस्सा या ये पूरा कानून लागू ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लागू नहीं होगा। स्पष्ट है बात? जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, है ना, कि रॉलेट एक्ट है, रहा है ना रॉलेट एक्ट, हमने पढ़ा है, जिसको हम कहते थे न वकील न दलील वाला एक ऐसा कानून, अंधा कानून भी जिसे हम कहते थे, ठीक है, काला कानून, सॉरी, काला कानून कहा जाता था। अब ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था। अब ये रॉलेट एक्ट जो है वह क्या कर रहा था? आर्टिकल 20 का, किसका? आर्टिकल 20 का, 21 का, 22 का, इसका उल्लंघन कर रहा है। अब ये कानून प्रचलित था, वैसे तो इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रॉलेट एक्ट मान लो प्रचलित होता है, और रॉलेट एक्ट ऐसा ऐसा एक्ट है जो 20, 21, 22 इनका क्या करता है? उल्लंघन करता है। ऐसे केस में क्या होता दोस्तों, जैसे ही हमारा संविधान लागू होता, ये एक्ट ऑटोमेटिक ढक जाता, छुप जाता, है ना, मतलब इसको हमारा फंडामेंटल राइट जो है, जैसे बादल सूरज को छिपा लेता है, वैसे ये छुप जाता। ये सिद्धांत था, ठीक है। दूसरा सिद्धांत, जो आर्टिकल 13(2) को, मतलब जो संविधान के बाद जिस कानून को हमारी खुद की सरकार के द्वारा बनाया गया है, मतलब हमारी सरकार के द्वारा जिस कानून का निर्माण किया गया है, उसके लिए एक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो था पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यह जो है अनुच्छेद 13(2) से संबंधित था। इसमें क्या होता था? किसी कानून के अवैध हिस्सों को वैध हिस्से से अलग कर दिया जाता था। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया आईटी एक्ट का। अभी आईटी एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस थे, लेकिन इसका सेक्शन 66A जो था, वह फंडामेंटल राइट से क्या था? इनकंसिस्टेंट था। मतलब सपोज करो ये हमारे मूल अधिकार हैं, दूसरी तरफ जो है ये आईटी एक्ट है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है ये आईटी एक्ट है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और आईटी एक्ट का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, वेन डायग्राम तो आप जानते ही होंगे, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत है। किससे असंगत है भाई? ये असंगत है किससे? मूल अधिकारों से। ये मूल अधिकारों को कम करता है या छीनता है। तो पूरा आईटी एक्ट, ये पूरा आईटी एक्ट समाप्त ना हो करके इस आईटी एक्ट का केवल इतना भाग जो है वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, पृथक कर, कट काट के अलग कर दिया जाएगा। स्पष्ट है बात? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज जैसे खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं? उतने भाग को अलग कर देते हैं। जैसे आप सब लोग बाहर रहते हैं, घर से हम लोग जब जाते हैं पढ़ाई को करने के लिए, तो कई सारी चीजें मम्मी लोग बना करके साथ में रख देती, खास करके स्पेशली अचार। अब वो अचार हमारे रूम में रखा रह जाता है, कई बार क्या हो जाता है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो, उसमें फंगस लग जाते हैं। अब इतना सारा डिब्बा है, हमें फेंकने की तो हिम्मत नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं? उस अचार को चम्मच से, जितना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार ये ऊपर ऊपर वाला खराब हो गया है, तो हम उसको उतना निकाल के फेंक देते हैं। बाकी अचार को बढ़िया जो है टिफिन का खाना खाना रहता है, बिना अचार के खाना खपता नहीं है ना। तो और मार्केट का अचार तो आपको जानते ही अनहेल्दी होता है। तो हम लोग, मतलब हम, वैसे सभी लोगों के साथ आप सब हैं, तो घर से तो बहुत सारी चीजें, कभी चूड़ा बना के मम्मी ने रख दिया है ना, अचार ले गए, और ऐसे सलोनी हो गए, है ना, तो ये सब लेके जाते थे अपने साथ, जैसे इंदौर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो पूरा जो है एक अच्छा बड़ा सा झोला में जो है सब रख के लेकर के जाते थे, क्योंकि अब पता रहता था कि भाई 3-4 महीने आएंगे नहीं, तो उसको बढ़िया चलाते रहते थे, थोड़ा नाश्ता वास्ता। लेकिन बस यही है कि दोस्त को पता ना चले कि घर से इस बार क्या लेके आया है ना। मेरा तो, हमारे साथ तो क्या होता था, एक दोस्त था, वो क्या करता था कि उसने एक टंकी भी लेके आ गया था अपने घर से, है ना, जिसमें ताला लगाने का सिस्टम रहता था। तो चूड़ा, उसके घर का जो चूड़ा था बहुत टेस्टी रहता, मतलब मतलब उनकी मम्मी जो चूड़ा बनाती थी, वैसे हम लोगों के लिए भी रखती थी, उनको पता था कि सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये था कि हम लोग अब जब मिलता था, बैठते थे रात में, पढ़ते पढ़ते भूख लगती थी, एकदम बिल्कुल निपटा देते थे, तो क्या करता था, बढ़िया उसमें ताला लगा के रखा करता था। तो मतलब छात्र जीवन के भी अपने ही अलग मजे होते हैं। खैर, तो ये हो गया पृथक्करणिकता का सिद्धांत, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हो गया। ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए। इन सिद्धांतों का यूज करके सुप्रीम कोर्ट क्या करता था? ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत थे, उनको समाप्त कर देता था। अब देखिए, अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा
है ना, जो लॉ को डिफाइन किया गया उसमें क्या क्या चीजें शामिल है उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 13(3) में विधि में शामिल है, क्या क्या शामिल है? शामिल है इसमें दोस्तों अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है ना। प्रेसिडेंट इशू करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर इशू करते हैं किस आर्टिकल के तहत? गवर्नर के द्वारा किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश इशू किया जाता है? इनके द्वारा इशू किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। किसके तहत? 213 के तहत। ये दो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखना। दूसरा है आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, वही नियम वगैरह बहुत रहते हैं। रूल ही है प्रथा, कस्टम्स और यूसेज, है ना। ये चीज, सारी चीजें जो है वो विधि के अंतर्गत शामिल की गई हैं। अब इसमें क्या किया गया, एक अपवाद जोड़ा गया, यही एमपीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा। इसमें इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बात ऐड की गई अनुच्छेद 13(4) में। वो क्या था? इंदिरा गांधी ने ये ऐड किया इसमें कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, मतलब अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन शामिल है, उस संविधान संशोधन आता है जिसके अंतर्गत, वो कोई भी बात वह अनुच्छेद 13 में शामिल नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए अनुच्छेद 13 में आप देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। क्या यहाँ पर जो है आपको संविधान संशोधन दिख रहा है? क्या यहाँ पर आपको संविधान संशोधन लिखा हुआ दिख रहा है अनुच्छेद 13 में? नहीं दिख रहा है ना। यही सारे संविधान संशोधन, मतलब सारे फसाद की जड़ जो है वो यही बनने वाला है। यहाँ पर संविधान संशोधन तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब संविधान निर्माताओं ने ये नहीं लिखा है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधियां भी, कानून भी जो है इसमें शामिल होंगी। यही मुद्दा बना न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, या मैं कहूं कि कार्यपालिका या सरकार के बीच में संघर्ष का। अब ये संघर्ष उत्पन्न कैसे, शुरुआत कैसे हुई? बहुत मजेदार कहानी, आपको मजा आ जाएगा। कैसे हुई इसको सुनिए। क्या था कि आपको ये चीज पता थी कि हमें अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत, इन दोनों आर्टिकल के तहत जो है वह संपत्ति का अधिकार दिया गया था। किसका अधिकार दिया गया था भाई? हमें संपत्ति का अधिकार जो है इसके अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया गया था। अब ये संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको बताया है कि सरकार को जो है वह जमींदारी उन्मूलन करना था। क्या करना था? जमींदारी उन्मूलन करना था, मतलब डीपीएसपी को लागू करना था। उन्मूलन करना था, मतलब जो डीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 जो बी और सी को तो खैर बाद में जोड़ेगा, इसको अलग कर दीजिए, आर्टिकल 39 बस कहते हैं। तो आर्टिकल 39 को लागू करना था, जिसमें यह था कि गरीबों में संपत्ति बांटनी थी और संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार। सारी फसाद की जड़ यहीं से शुरू हुई। और इस वजह से क्या हुआ कि यहां पर क्या किया गया, नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा, नेहरू सरकार के द्वारा, आपको पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। कब किया गया? 1951 में नेहरू सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें यह बात कही गई थी, 9वीं अनुसूची में यह कहा गया था कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। मतलब उसमें जुडिशरी ताक झांक नहीं कर सकती, मतलब जुडिशरी अपने इन सिद्धांतों को यूज नहीं कर सकती कि क्या वो कानून जिनको 9वीं अनुसूची में रखा गया है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते। इसकी ताक झांक जो है जुडिशरी नहीं कर सकती थी। ये बात कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कर दी गई? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ये इसमें ये कर दिया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब यहीं से बात, मुद्दा उठा कि अनुच्छेद 13(2) में, मतलब जुडिशरी के सामने ये था कि अनुच्छेद 13(2) में ये बात कही गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करे। लेकिन ये जो प्रथम संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा जाता था, उसका जुडिशियल रिव्यू, उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन बस आप इतना समझ लीजिए जो नए छात्र हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से आप समझिए कि वो एक होता है ना
कि एक समझिए कि चेक करने के एक इक्विपमेंट है, किसी चीज को जो क्रॉस चेक करने का इक्विपमेंट है कि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं, इस बात को चेक करने का एक इक्विपमेंट है जुडिशियल रिव्यू। मतलब वो कानून सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए सरकार ने एक ऐसा कोई कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते पाया जाएगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। बताइए क्या ये वाजिब है? ये कानून क्या वाजिब है, सही है? कई लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ी 10,000 का खरीदे, बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा महोदय ये गाड़ी आप ही रख लीजिए, है ना, मैं आपको 1 लाख रुपए चालान देने से अच्छा ही है कि मैं दूसरी गाड़ी खरीद लूंगा। तो कोई कानून सही है या गलत, इस बात को चेक करने का सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है उसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो अब 9वीं अनुसूची जो जोड़ दी गई, यहां जो 9वीं अनुसूची जो थी इसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। मतलब यहां पर जो कानून रखे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता था कि क्या वो मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तो यहीं पर प्रश्न उठा, यहीं पर प्रश्न ये उठा, प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने ये उठा कि क्या संविधान संशोधन एक विधि है या नहीं, कि क्या संविधान संशोधन एक विधि है या नहीं। डज पार्लियामेंट एब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि हमने विधि की परिभाषा पढ़ी और हमने देखा कि संविधान संशोधन वहां नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य कानून से, किससे, सामान्य कानून से, सामान्य कानून मतलब जो जनरल लॉ है, सामान्य कानूनों से, सामान्य कानूनों से जिनको संसद के द्वारा पारित किया जाता है, सामान्य कानूनों से मूल अधिकार को तो नहीं छीना जा सकता, मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से प्रश्न ही यही था कि क्या संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से मूल अधिकारों को छीने जा सकते हैं या नहीं छीने जा सकते। ये प्रश्न उठा किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्यों प्रश्न उठा? क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में नहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आएगा या नहीं। एक बार फिर इसको देख लीजिए, अनुच्छेद 13 में देखिए विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल है। अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, यहाँ कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए ये मुद्दा उठा कि क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विधि के अंतर्गत आएगा संविधान संशोधन तब तो मूल अधिकारों को लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। मतलब अगर संविधान संशोधन भी विधि है तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और अगर संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता तो फिर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ये आईटी एक्ट का, अगर इस आईटी एक्ट को अभी तो सामान्य कानून की तरह, सामान्य कानूनी प्रक्रिया से इसको पारित किया गया था। मान लीजिए ऐसा हो कि सपोज करो, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि यहां पर ऐसा हो जाए कि अनुच्छेद 19 में जो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, संविधान संशोधन करके फिर हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर छीन लिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता। ये था पूरा मुद्दा। क्लियर है बात? और एक प्रश्न और भी यहां पर उठा संसद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। वो प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद के पास, किसके पास? पार्लियामेंट के पास, क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा जा चुका है। बहुत सारे छात्रों ने ये भी लगा दिया कि राज्य विधानसभाएं भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में संशोधन करने का जो काम है वो मात्र संसद के द्वारा किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं के द्वारा नहीं। राज्य विधानसभाओं को कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें ये प्रश्न एक और ये भी उठा कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन है, ठीक है, तो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है या सीमित है? ये दो प्रश्न थे न्यायपालिका के समक्ष। एक प्रश्न, क्या क्या प्रश्न है थोड़ा ध्यान से सुनिए, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। एक प्रश्न ये है कि क्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधियां आती हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 368 में
जो जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट पावर है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ना, मतलब वो रिलेटिव है या लिमिटेड है या एब्सोल्यूट है। क्लियर है बात? ये दो प्रश्न है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर असीमित है तब तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। और अगर सीमित है तो कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर जो है संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती। जैसे आप अधिकारी बनेंगे तो आपका एक कार्य क्षेत्र होगा, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के आप काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डीएसपी हैं और जो काम एसपी का करना है, मतलब जहां पर सिग्नेचर एसपी का ही चाहिए, तो आप ये थोड़ी करेंगे कि आप खुद जाकर के साइन कर देंगे, अरे एसपी साहब छुट्टी में लो मैं साइन कर देता। कर सकते हैं, लेकिन जब एसपी आपको अपना कार्यभार सौंप के जाए तो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि एसपी मान लीजिए कहीं चाय पीने गए हुए थे, वैसे तो ऑफिस में ही आएगा उनकी चाय, या मान लीजिए कुछ भी ऐसा, और आपके पास कार्यभार नहीं है, आप डीएसपी हैं या आप जो डिप्टी कलेक्टर हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप कलेक्टर का काम करने लग जाएंगे। जब आपको कार्यभार दिया जाएगा तब की बात अलग है। तो आपका कार्य क्षेत्र क्या है? मान लीजिए अगर आपका कार्य क्षेत्र असीमित है, मतलब आप हैं तो डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर, लेकिन आज आपका मूड है कि आप कलेक्टर का काम करेंगे। बस आज कलेक्टर ऑफिस में घुसे, कलेक्टर को कहे जाओ तुम घर जाओ जी, आज मेरा मन है मैं कलेक्टर बनूंगा। कल को मन करने लगे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो इस तरीके से समझ रहे हैं, असीमित नहीं। और अगर सीमित है तो मतलब जो आपका काम है वही करेंगे। वैसे ही अगर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है तो संसद संविधान के सभी हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन अगर सीमित है तो किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये दो प्रश्न उठे न्यायपालिका के समक्ष और यहीं से टकराव उत्पन्न होगा। इस टकराव की शुरुआत जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, सारे अमेंडमेंट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो अमेंडमेंट के ऊपर चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, दो ढाई ढाई घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे की भी है, 3 घंटे की, दो अलग अलग क्लासेस हैं। तो ये दो ढाई घंटे दो मतलब चलो मैं कहता हूँ 3 घंटे की क्लास, इस 3 घंटे की क्लास को अगर आप देख लिए ना तो अभी तक ये 106 तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं एक एक की बिल्कुल एकदम बिल्कुल नफ्स नाड़ी तक आपको पता चल जाएंगी। और आधे संविधान संशोधन तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल कहानी के तौर पर चीजों को बताया है। खैर, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन और चौथा संविधान संशोधन किया गया, ये डायरेक्टली मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मैंने बताया मूल अधिकार था, और जो 9वीं अनुसूची थी, जो 9th शेड्यूल था, इस 9th शेड्यूल में जिन कानूनों को रख दिया जाता था उनको न्यायपालिका देख नहीं सकता था। अब जब न्यायपालिका देख ही नहीं सकता था तो वो कैसे बताए कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई मैं किसी चीज को देख ही नहीं सकता तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो व्हाइट है कि वो ब्लैक है कि वो रेड है कि वो ब्लू है? जब मैं देखूंगा तभी बताऊंगा ना उसका कलर। आप अंधेले में मुझसे पूछो सर बताइए मैं किस कलर का शर्ट पहना हुआ हूँ, अरे भाई अंधेले में हो तो मैं कैसे बता दूंगा? अंधेले में तो सब डार्क ही दिखना है। हो सकता है कि आप रेड पहने हो मुझे दिखे वो ब्लैक। तो वैसी स्थिति थी 9वीं अनुसूची में, वहां पर न्यायपालिका देख नहीं रही थी। इस तरीके से क्या होता था, ऐसे कानून जो लोगों के संपत्ति के अधिकार का हनन करते थे, मतलब उनकी संपत्तियां छीनते थे, ऐसे कानून उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता था। अब न्यायपालिका उसको देख नहीं सकती थी, इसलिए हो क्या रहा था, जो मैंने आपको आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, इनका जो है सरेआम उल्लंघन हो रहा था, हनन हो रहा था। और न्यायपालिका को आर्टिकल 32 के तहत आपको पता है मूल अधिकारों का जो है क्या बनाया गया, संरक्षक बनाया गया है। न्यायपालिका बेबस देख रही थी। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं कर पा रही थी। ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। यही सब कारण है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के एवोल्यूशन का कारण बनेंगे। और जैसा ये स्लाइड है आप इसी को माइंड मैप के थ्रू अपने आंसर्स में बनाते चलेंगे। मैं तो अभी इतनी सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बस आप इतना लिखते चले जाएंगे, एग्जामिनर आपकी बात समझता चला जाएगा। चलिए, अब शुरुआती दौर में क्या होता है, शुरुआत में क्या घटनाएं होती हैं, इस बात को समझिए। सबसे पहले नंबर पर जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, ठीक है, इसको चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद केस में। ये आपका भी एमपीपीएससी जो हुआ है 2026 का, उसका प्रश्न भी है। इस संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई।
चुनौती का आधार कहीं था, क्या था? वही था, फंडामेंटल राइट था कि भाई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है या नहीं। और ये किस आधार पर किया गया? आर्टिकल 13 के आधार पर किया गया, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी कानून, कोई भी विधि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करेगी तो उसको न्यायपालिका के द्वारा वह विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक की बात? तो अब क्या हुआ, शंकरी प्रसाद केस में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। किसको चुनौती दी गई? प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। और इसमें न्यायपालिका से ये पूछा गया, न्यायपालिका से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? ये प्रश्न पूछा गया। मतलब यहां पर प्रश्न ये था, यहां पर न्यायपालिका के समक्ष प्रश्न ये था शंकरी प्रसाद में कि क्या आर्टिकल 360 का यूज करके, आर्टिकल 360 का यूज करके पार्लियामेंट, कौन? संसद के द्वारा फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब ये दिया, बहुत सिंपल तरीके से जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय, क्योंकि नेहरू जी का कद इतना बड़ा था कि उनके सामने उस समय तक न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली नहीं थी। ठीक है, मतलब कहा भी जाता था ना कि भारत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो जहां जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस हो, ऐसे कद वाले व्यक्ति के समक्ष न्यायपालिका क्या ही करती। न्यायपालिका ने सिंपल ये जजमेंट दिया, ये वर्डिक्ट दिया, ठीक है, कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट भी छीने जा सकते हैं। क्लियर है? क्यों छीने जा सकते हैं? क्या तर्क दिया न्यायपालिका ने? न्यायपालिका ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। किन पर लागू होता है? सामान्य विधियों पर, जिन पर ऐसे कानून जिनको पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। कैसे पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, संशोधन विधि पर नहीं। सिंपल न्यायपालिका ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, संशोधन विधि पर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर संशोधन विधि नहीं लिखा होता अनुच्छेद 13(2) में। मतलब यहां पर यह हुआ कि पार्लियामेंट को इस बात का लाइसेंस मिल गया कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को भी आपको से छीन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम फंडामेंटल राइट की विशेषताओं में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है गारंटेड है, गारंटी युक्त है। तो फिर कैसी गारंटी भाई? ये कैसा टर्म एंड कंडीशन है कि संविधान संशोधन के माध्यम से छीन लेंगे, सामान्य विधि के माध्यम से नहीं छीनेंगे? सामान्य विधि क्या होती है मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से। ऐसे कानून जिन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, जिनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। क्लियर है? तो फिर कैसे गारंटी युक्त हो गई? चलो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा कह दिया, तो अब जब एपेक्स कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो अब आप किसके पास जाओगे? है ना? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अपन कह देते हैं ना कि जब भगवान की ही ऐसी मर्जी है तो अब क्या ही करें, हम तो सारा प्रयास कर चुके। ठीक है, सरकार को इससे काफी, सरकार और एक्साइटेड हो गई, ठीक है, कि वाह सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में है। फिर सरकार और भी ऐसे कृत्य करती रही, बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, है ना? और राज्य सरकारों के द्वारा भी खूब जमींदारी उन्मूलन करने के लिए कई सारे कानून बनाए जाते थे, जिससे जमींदारों की संपत्तियों की जो है सीलिंग की जाती थी। मतलब सीलिंग का मतलब ये होता था, मान लीजिए किसी जमींदार के पास जो है 500 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है? 500 एकड़। तो सरकार कानून बना करके ये कहती कि आप अपने पास 50 एकड़ तो रख सकते हैं, बाकी 450 एकड़ जो है वह सरकार अपने पास ले लेगी, और उस जमीन को जो खेतीहर मजदूर हैं, मतलब जिनसे जमीन छीनी गई थी या जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उनमें बांट दिया जाएगा। क्लियर है बात? अब वही बात है यार, इनको लगता था कि बताओ हमारी जमीन सरकार हमसे छीन रही है। तो ये मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा था, और सरकार को डीपीएसपी को भी लागू करना था, जो कि कहता था कि समाज में गरीबी, असमानता को समाप्त करना है। मतलब जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है उसको क्या करना है? पाटना है। समस्या सरकार के लिए भी थी और इधर भी था। खैर, फिर सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए। अभी केशवानंद केस में मैं बताऊंगा भी। फिर एक बार इस बात को चुनौती दी गई सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस में। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट 1965 का ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर शंकरी प्रसाद के वर्डिक्ट को दोहरा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ भाई,
जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत वह संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है। सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम राग आलाप दिया, जो पहले आलाप किए थे वही आलाप फिर से कर दिया। ठीक है, नेहरू जी का टर्म आपको पता है कि समाप्त हो चुका था। अब आ गई थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, एक वो लाल घोड़े में सवार थी जिसका नाम था समाजवादी घोड़ा। कौन सा घोड़ा? समाजवादी घोड़ा। और उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं इस देश से जो है असमानता, गरीबी, बेरोजगारी इसको समाप्त करके रहूंगी। और उसके लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कम किया जाए और पब्लिक प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है पे करने की, तब तो आप सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वहीं आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो जो काम प्राइवेट हॉस्पिटल में 2000 का होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20 रुपए का हो जाएगा। और अगर आपके पास बीपीएल है, आयुष्मान कार्ड है, तो फ्री में हो जाएगा। अंतर समझ रहे हैं दोनों के बीच में? इसलिए इंदिरा गांधी ने इस बात के लिए जो है बिल्कुल एकदम अपने आप को दुरुस्त तैयार की उन्होंने, कि मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी को कम कर सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। मतलब एक तरीके से समाजवादी मॉडल ही है। स्पष्ट है बात? इस केस में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा अभी क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का जो है कारण क्या था। एक संविधान संशोधन था, 17वां संविधान संशोधन। तो अब इस संविधान संशोधन को क्या हुआ, गोलकनाथ मामले में, किस मामले में? गोलकनाथ मामले में किसमें, कहां पर चुनौती दी गई? इसको चुनौती दिया गया, न्यायपालिका के समक्ष इसको चुनौती दिया गया। तो ये केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, अपने पहले के निर्णय जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस, कहां पर, जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में दिया था उसको उलट दिया। क्या कहा न्यायपालिका ने, क्या कह दिया? यहां पर न्यायपालिका के द्वारा पुराने निर्णय पलट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 फंडामेंटल राइट में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है। संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, मतलब संशोधन भी कैसी है, एक विधायी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। इसलिए वो भी एक जो है विधायी प्रक्रिया है, वो भी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। अतः विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल हैं, चाहे वो संशोधन विधि ही क्यों ना हो। मतलब यहां पर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पलटी मार दिया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहीं पर भविष्य लक्षी प्रभाव का सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग दिया गया। इसमें क्या होता है, भविष्य लक्षी प्रभाव का सिद्धांत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि अभी तक जो कर चुके हो वो तो मान्य है, लेकिन आगे से हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों को अपन कोई गलती कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि देखो अभी तक जो किए तो किए, लेकिन आगे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर है बात? सपोज करो कि आप सिटी में हैं पढ़ने के लिए, इंदौर या कहीं पर भी पढ़ाई आपकी चल रही, सडन एक दिन चेक करने के लिए आपके घर वाले पहुंच गए आपके रूम में, आपके उन्होंने देखा कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बोला देखो बेटा इस बार तो माफ कर देते हैं, अगली बार हमको कहीं से शिकायत मिली कि तुम फलाने पार्क में देखे गए, फलाने जगह तुम घूम रहे थे, तो बोरिया बिस्तर तैयार कर लेना अपना। ठीक है, फिर एमपीपीएससी की तैयारी हम तुमको घर से करवाएंगे कायदे के साथ। क्लियर है? तो वैसी ही घटना यहां पर हुई। भविष्य लक्षी का मतलब क्या होता है, प्रथम, चतुर्थ और 17वें संशोधन भविष्य के लिए वैध रहेंगे, मतलब उनमें समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आगे से संसद मूल अधिकारों को नहीं छू सकती। मतलब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो अभी तक आपने 1967 से पहले अभी तक आपने फंडामेंटल राइट की जो भी धज्जियां उड़ाई हैं, संपत्ति के अधिकार का खास करके, और आरक्षण का भी मुद्दा था, मैं आपको बता दूं आरक्षण का भी मुद्दा था, इसको भी चुनौती दी गई थी आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, समता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, तो इनका उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि आपने जो है फंडामेंटल राइट की अभी तक जो भी धज्जियां उड़ाई हैं, परखच्चे उड़ाए हैं, उड़ा लिए, अब आगे से मैं आपको नहीं उड़ाने दूंगा। अब आगे से अगर आपने फंडामेंटल राइट को छूने की कोशिश की तो फिर आपकी खैर नहीं।
सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने कहा सो बताओ, ये न्यायपालिका की इतनी हिम्मत, वो हमारे पार्लियामेंट्री कृत्य को चुनौती दे रही है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। किसके प्रतिनिधि हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने हमको चुन के भेजा है। हमारी जनता के प्रति जवाबदारी है। हमें बेरोजगारी हटानी है, क्योंकि भाई चुनाव आप लड़ेंगे। और अगर अभी देखें पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया, तो अगर सरकार के द्वारा अच्छे से काम नहीं किया जाएगा, गरीबी नहीं हटाई जाएगी, बेरोजगारी नहीं हटाई जाएगी, तो जनता वोट नहीं देगी। जजों का क्या है? जजों को तो नियुक्तियां होती हैं उनकी, उनको कौन सा चुनाव लड़ना है? जजों को चुनाव लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है। लेकिन नेताओं को तो चुनाव लड़ना है, तो लोक लुभावन काम तो करने ही पड़ेंगे। और ये संपत्ति का अधिकार अड़ंगा अड़ा रहा था। और ऊपर से गोलकनाथ केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो है आप संविधान संशोधन के माध्यम से 368 के तहत भी आप मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते, तो इंदिरा गांधी के एकदम कान खड़े हो गए। उनका लाल घोड़ा जिसमें वो बैठी हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, बोले आगे नहीं जाने देंगे। इंदिरा गांधी बोली रुको। गोलकनाथ के केस के फैसले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान का संशोधन कर दिया? 24वां। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन किया। एमपीपीएससी इस पर भी प्रश्न पूछ चुका है प्रीलिम्स में। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने यह कहा कि संसद के पास मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति है। न्यायपालिका के मुंह पे तमाचा मार दिया इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा सुनो, तुम तो संविधान में हमें ये कह रहे हो कि हम मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, संसद के पास मूल अधिकारों सहित, मतलब मूल अधिकार तो हम समाप्त कर ही सकते हैं, मतलब उसको कम ज्यादा तो कर ही सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 से हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 13 में क्या किया गया मैं बता चुका हूं। और अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करके एक नया शब्द ऐड किया गया, वहां पर शक्ति शब्द को जोड़ा गया। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 368 की भाषा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 368 में यह लिखा गया था कि संसद की संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ये थी पहले। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने उसमें जोड़ा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया। और इंदिरा गांधी ने यह कहा कि हम संविधान के कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं। न्यायपालिका ध्यान से सुन लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? 13(4) भी जोड़ा गया, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है। न्यायपालिका को लगा कि बताओ खुलेआम चुनौती मिल रही, अब होगा संघर्ष। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो है अब छिड़ेगा युद्ध। ठीक है। और इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है मीडिएशन होगा, मतलब मध्यम मार्ग अपनाया जाएगा केशवानंद भारती केस में, मूल ढांचे के सिद्धांत में। यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ रही है ना आपको? सारे फसाद की जड़ फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में भी स्पेशली संपत्ति का अधिकार, क्योंकि कोई भी संपत्ति को नहीं छीनना चाहता। और सरकार क्यों संपत्ति को लेना चाहती है? क्योंकि सरकार को देश से गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना है, असमानता को समाप्त करना है। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, जिनके पास पहले जमीन थी, जो कृषक थे, वो अब खेती हर मजदूर बन चुके थे। उनकी जमीनें जो है छीन ली गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, वो जमींदारों के हाथ में चली गई थी। स्पष्ट है यहां तक की बात? दोनों का पक्ष जायज है, न्यायपालिका का भी पक्ष जायज है, क्योंकि न्यायपालिका कह रहा है कि भाई मुझे संविधान बनाने वालों ने मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया है, मैं क्या करूं। और उधर सरकार कह रही है कि हमें जनता को जवाब देना है, हम क्या करें। दोनों का पक्ष अपने अपनी जगह सही है, इसीलिए फिर न्यायपालिका मध्यम मार्ग अपनाएगा। तो इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया, न्यायपालिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप न्यायपालिका बैठी रही ऐसे। इंदिरा गांधी को लगा अच्छा मौका है। इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में ही। इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन किया और फिर न्यायपालिका के मुंह पे तमाचा मारा और बोला कि सुनो, कुछ नीति निदेशक तत्वों को, खास करके डीपीएसपी के आर्टिकल 39(b) और (c) को मूल अधिकारों पर अधिभावी बना दिया गया। क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों पर ओवरराइड कर दिया गया, सुपर इम्पोज कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब होता है सुपर इम्पोज कर दिया गया? सिंपल सी बात आप ऐसे समझ लो कि यहां पर डीपीएसपी को ग्रेटर बना दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब ऐसा क्यों किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा? देखिए,
आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी में कि डीपीएसपी को लागू करना मतलब डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं, मतलब ये सरकार की स्वेच्छा पर है कि उसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मतलब ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। वहीं फंडामेंटल राइट में जो अधिकार दिए गए हैं वो गारंटेड है, मतलब वो नागरिकों को प्रदान किए ही किए जाएंगे। डीपीएसपी में जो अधिकार दिए गए हैं वो सरकार चाहे तो प्रदान कर दे और ना चाहे तो प्रदान ना करे। स्पष्ट है बात। सपोज करो जैसे आप हैं, आप शहर गए पढ़ने के लिए, आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट आपको घर वाले देंगे कि जो आपका रेंट होगा, जो आपकी कोचिंग का फीस होगी, जो आपके टिफिन का खर्चा होगा और जो ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा, मान लीजिए सब मिला करके 15,000 खर्च हो रहा है, तो ये 15,000 तो आपको देंगे ही देंगे। अब आप महीने में चाहते हैं कि आप एक मूवी भी देखें, ठीक है, कभी कभी पार्क भी टहलने चले जाएं, है ना, आप समझ रहे हैं, इशारे समझिए, या और बाकी चीजें, उसकी उसका भरपाई आपके घर वाले करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी के ऊपर है। उनको लगता है कि हाँ यार बेटा पढ़ते पढ़ते थक जाता है, महीने में एक बार अगर पीवीआर चला गया, कहीं चला गया, आइनॉक्स चला गया, क्या ही दिक्कत है, चलो उसके लिए भी आपने बोला, शॉपिंग कर लिए, कपड़े वपड़े खरीद लिए, ठीक है। तो वैसे डीपीएसपी है। अब ये डिपेंड करेगा सरकार की क्षमता के ऊपर, मतलब आपके घर वालों की क्षमता के ऊपर। सरकार, घर वालों के पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो बोल देंगे देखो बेटा इस बार पापा की सैलरी नहीं आ पाई है, या कुछ भी कारण है, ऐसा है वैसा है, इस बार मूवी भी नहीं देखने जाना, जो जरूरी है बस वही करना, खर्चे में कंट्रोल करना, वैसी स्थिति थी। तो डीपीएसपी में यह कहा गया था कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह समाज में संपत्ति का संकेंद्रण हो गया है, कंसंट्रेशन हो गया है, उसको, उस कंसंट्रेशन को क्या करे, डाइल्यूट करके समाज की संपत्तियों को लोगों में बांटे। ये जिम्मेदारी दी गई डीपीएसपी में, किसको, सरकार को। वही मूल अधिकार कहता था कि कोई संपत्ति को छुएगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट गारंटेड है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि डीपीएसपी की भी पर्टिकुलर क्लॉज है, सारे नहीं, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 बी और सी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बी और सी जो है वह फंडामेंटल राइट पर अविभावी है। मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए, और संपत्ति से ही जुड़े हुए हैं, मतलब इसको लागू करने के लिए अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर सरकार किसी की संपत्ति छीनती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा क्लॉज जोड़ दिया किसने, इंदिरा गांधी ने। और भी डिटेल है, अगर आप यूपीएससी के छात्र होते तो मैं आपको और डिटेल बताता, अभी तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूं मैं। क्लियर है बात। तो ये 24वां 25वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया। अब न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, सरकार है, उसके बीच में जो है काफी, मतलब जो गर्मा गर्मी जो होती है ना, मतलब जो खींचतान है वो बहुत इंटेंस हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एकदम युद्ध होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कई बार आपके साथ भी होता है अपने जीवन में कि पड़ोसी कोई हरकत करता है, आप बर्दाश्त करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ ना कुछ हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है ना, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये वैसी घटना थी। तो फिर क्या हुआ, इसको जो है एक तात्कालिक एक घटना हुई, आपको पता है, केरल के एक मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद, क्या नाम था, केशवानंद। केरल सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, वही जमींदारी के संदर्भ में। उसमें क्या हुआ, ये केरल का जो ये मठ था, इसकी प्रॉपर्टी फंस गई। तो ये केरल के मठाधीश जो थे, वैसे गोलकनाथ भी एक जमींदार ही थे, उसकी कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो केरल के मठाधीश थे केशवानंद, ये पहुंच गए आर्टिकल 32 का झंडा लेके, वैसे दूसरे तरीके से भी आते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 जिसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए और बोले माई बाप मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, ये मेरे मठ की जो है प्रॉपर्टी थी, जो दान दक्षिणा के माध्यम से लोगों हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर हम जो भी है मठ संचालित कर रहे थे, उसको सरकार के द्वारा जो है अपने कब्जे में लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। वही फिर संपत्ति का अधिकार फिर विवाद का मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बहुत हुआ है ना, इस विवाद का कोई समाधान निकाला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक भारतीय संविधान की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, है ना, संवैधानिक पीठ का जो है वह गठन कर किया गया, जिसमें कुल 13 जज थे। कितने जज थे, 13। सुप्रीम कोर्ट में जो भी संवैधानिक पीठ बनाई जाती है उसमें जो जजों का नंबर होता है वह ऑड रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ऑड रखा जाता है, इवन नहीं रखा जाता, ताकि निर्णय में लेने में जो है वह क्या ना हो, टाई ना हो जाए,
क्योंकि अगर मान लीजिए 4 लोग रहेंगे, 2 पक्ष में 2 विपक्ष में हो गए तो फिर निर्णय के कहाँ गया? कहीं नहीं। लेकिन अगर ऑड है, 5 है, तो क्या होगा? या तो 3 पक्ष में होंगे या 2 विपक्ष में होंगे, या तो 2 विपक्ष पक्ष में होंगे, 3 विपक्ष में होंगे, तो निर्णय लेना आसान होता है। इसलिए जो भी पीठ बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है जजों की संख्या ऑड रखी जाती है। 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे मुख्य न्यायाधीश, खुद मुख्य न्यायाधीश जिसके अध्यक्ष थे, है ना, जस्टिस सीकरी, भारत के उस समय के चीफ जस्टिस थे 1973 में। जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की एक विशेष ऐतिहासिक पीठ बनाई गई। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को, ये डेट भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी का ये भी ट्रेंड रहा है कि वो 2 नंबर के प्रश्न में जस्टिस का भी नाम पूछ लेता है। क्लियर है बात? अब इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मुद्दा था 24वां संविधान संशोधन। क्या था मुद्दा? क्योंकि मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको लिखना है एग्जाम में, तो आप इसको इस तरीके से लिखते चलेंगे, है ना। 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि क्या संसद 368 के तहत मूल अधिकारों को भी छीन सकती है या नहीं, और संसद की, पार्लियामेंट की जो है वह संविधान को अमेंडमेंट करने की जो पावर है, संविधान को संशोधित करने की जो शक्ति है, संविधान में जो संशोधन की शक्ति है पार्लियामेंट की, वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है, या असीमित है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, उस पर कोई लिमिट नहीं। ये प्रश्न उठे किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के माध्यम से, मतलब 7-6 के उसके बहुमत से एक ऐतिहासिक मध्यम मार्ग का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई, सरकार की मजबूरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी समस्या को समझा कि उसको मूल अधिकारों को भी बचाना है। मतलब केशवानंद भारती केस में ना तो किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, और यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 24वें संविधान संशोधन में जो बात इंदिरा गांधी ने कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब संसद अपने अनुच्छेद 368 के तहत जो पावर उसको है, उसके तहत वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन 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 आपको ये याद रखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद की संविधान में संशोधन करने की यह शक्ति असीमित नहीं है, वह असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्या करेगा, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करेगा। क्या करेगा? मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया करेगा। मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि संसद के पास, किसके पास? संसद के पास पूरे संविधान में, किसमें? पूरे संविधान में जो है वह संशोधन की, किसकी? संशोधन की, संविधान संशोधन की जो है शक्ति है, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन संसद मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी, मूल ढांचे को समाप्त नहीं करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, माई बाप ये मूल ढांचा क्या है? तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो संविधान है ना हमारा, ये जो संविधान है, ये इसकी नींव जो है, इसकी नींव है कुछ, जिसके आधार पर, जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाता हूं तो एक्सप्लेन भी करता हूं, जिनके आधार पर इस संविधान का निर्माण किया गया है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका नींव बनाया जाता है कि नहीं, उसके ऊपर फिर दीवार खड़ी की जाती है, छत ढाला जाता है। तो वैसे ही इस संविधान का जो, ये संविधान का पूरा स्ट्रक्चर है, संविधान का जो पूरा ये बिल्डिंग है, वह जिस नींव पर टिका हुआ है, वही नींव क्या है? मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत तत्व है। अब प्रश्न ये उठा कि इस नींव में क्या है, ये कौन बताएगा? संविधान के ऐसे कौन से पत्थर जो इस नींव में लगाए गए हैं, ये कौन बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो पुत्र, मैं हूं ना। पुत्र वत्स, जैसे हमारे उसमें बोला जाता था कि बिल्कुल चिंता मत करो वत्स, मैं हूं, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें मूल ढांचे में है और कौन सी चीजें नहीं, कौन नींव में है और कौन सी चीजें नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जैसा है, जब आप संविधान पढ़ते हो तो प्रियम्बल पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ते हैं। तो बोले जब प्रियम्बल पढ़ते हो तो ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मूल ढांचे में आएंगी। संविधान को जो चीजें आप पढ़ते हो और अब आपको लगता है कि ये चीज होना ही होना चाहिए, ये नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, ठीक है, ऐसी चीजों को हम मूल ढांचे में शामिल कर देंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे खाने में नमक, खाने में नमक, क्योंकि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर नमक एप्रोप्रिएट नहीं है तो खाने में मजा नहीं आता। खाना बहुत स्वादिष्ट है और एकदम बिल्कुल भर के नमक है,
खाने में मजा आएगा नहीं, नमक ही नहीं तो भी मजा नहीं आए। अगर आप उड़ीसा उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो बात अलग है। वैसे अपने मध्य प्रदेश में भी मतलब मालवा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, मतलब खाने में जैसे दाल वाल में भी शक्कर डाल लेंगे, दही में। और इधर जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर नमकीन चीजें ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। तो खैर, तो मतलब जो जरूरी चीज, अब जैसे मतलब अब तो खैर बहुत सारे लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, नहीं जैसे चाय पी रहे हो उसमें शक्कर ना हो, शुगर फ्री टी। चाय तो पी रहे हैं लेकिन शक्कर ही नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे, जब हम लोग चाय वाय पीने कभी जाते हैं बोलेंगे भाई विदाउट शुगर दे, मुझे भी बोलेंगे कि भाई बहुत पेट निकल रहा है, थोड़ा शक्कर वक्कर कम करो। हमने कहा देखो यार, हम 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ लेंगे लेकिन चाय तो हम शक्कर वाली ही पियेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये होता है बेसिक ढांचा का सिद्धांत हुआ, है ना। अब इसके अंतर्गत किन किन चीजों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया इसको देख लीजिए। एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे 4 एलिमेंट बताओ जो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल किया है संविधान की सर्वोच्चता। मतलब हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। दो चीजें होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, जब पूरा पढ़ाता चलूंगा तो एक एक करके। दो चीजें होती है, एक होता है संसदीय सर्वोच्चता। क्या होती है? संसदीय सर्वोच्चता। वैसे हमारे यहाँ जन संप्रभुता है, मतलब हमारे यहाँ जनता सर्वोच्च है ना। और एक होती है पार्लियामेंट्री सर्वोच्चता। तो हमारे यहाँ पर जन सर्वोच्चता तो है ही है, साथ में संवैधानिक सर्वोच्चता भी है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में पाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। मतलब उस उतनी पावरफुल है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। वहीं हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। संसद वही काम कर सकती है जो संविधान उसको करने के लिए अलाउ करेगा। जो अलाउड नहीं है वो नहीं कर सकते। जैसे आप अधिकारी बनेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो काम है आप वही कर सकते हो, उससे बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। तो संविधान की सर्वोच्चता क्या है? मूल ढांचा है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, सब समझाऊंगा आगे डिटेल में, अभी बस इतना समझ लो। संघात्मक प्रकृति, फेडरल कैरेक्टर, ये भी मूल ढांचा है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या है? मूल ढांचा है। मतलब सरकार के द्वारा संविधान संशोधन करके इन फीचर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो फीचर्स हैं, ये जो विशेषताएं हैं, इनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब भी सरकार इनको समाप्त करने की, जैसे संघात्मक प्रकृति को समाप्त करने की कोशिश करेगी, न्यायपालिका की शक्ति को कम करने की कोशिश करेगी, तुरंत न्यायपालिका जो है अपना हथियार लेकर के खड़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर वाला, है ना, और उसको धराशायी कर देगा। बोले खबरदार, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो मध्यम मार्ग हो गया ना, मतलब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। मतलब न्यायपालिका ने यहाँ पर ये तरीका अपनाया। और क्या है, और क्या इसमें शामिल किया गया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर सरकार के द्वारा ये किया जाए कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना को ही बदला जाए, मतलब नागरिकों के अधिकार को कम कर दिया जाए, जैसे एसआईआर को चुनौती दी जा रही थी, किया है। हमें जो आर्टिकल 326 में जो वयस्क मताधिकार दिया गया है, इसका उल्लंघन कर रहा है और भारत की लोकतंत्रात्मक संरचना को बदला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई भी की। वो बात अलग है कि उन्होंने इसको सही पाया। तो भारत की लोकतंत्रात्मक संरचना नहीं बदलनी चाहिए। पंथ निरपेक्षता पूछा भी, ये किस केस में दिया था? मैं आपको केस भी बताऊंगा आगे। एसआर बम्बई केस है 1994 का, इसमें ये दिया गया था पंथ निरपेक्षता, भारत सेकुलरिज्म हमारा जो है क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ तक बात सबको स्पष्ट है? यही सारी चीजें। और क्या क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, सबको डिटेल से समझेंगे। कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। रूल ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसके साथ ही मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों में संतुलन। अभी आगे मैं मिनर्वा मिल्स केस भी बताऊंगा। अभी तो केस 1 तक पढ़ाया हूं क्योंकि अभी हमको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना था। मैं आपको मिनर्वा मिल्स भी पढ़ाऊंगा आगे, मिनर्वा मिल्स का केस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी सारी चीजें जो है मतलब धीरे धीरे और भी चीज, क्योंकि सबको एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर क्लास ही 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों में संतुलन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, ये पूरे केसेस दिए गए हैं कि कब किस केस में जो है किसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया था। प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। जैसे इंदिरा नेहरू गांधी केस में, मतलब इंदिरा नेहरू गांधी का केस था 1975 का, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायणपुरा केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और विधि के शासन को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया है, मतलब इनका कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस में न्यायिक पुनरावलोकन और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन को शामिल किया था। एसआर मुंबई केस 1994 में पंथ निरपेक्षता, संघात्मक व्यवस्था और लोकतंत्र इसको शामिल किया गया था। एल चंद्र कुमार केस जो था 1997 का, इसमें उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ये सारे हैं, आपको याद रखना। अब मान लो 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, मूल ढांचे के अंतर्गत इंक्लूडेड एलिमेंट्स, तत्व, मतलब संविधान के बेसिक संरचना सिद्धांत में शामिल तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपसे लिखने के लिए पूछ ले एग्जामिनर 5 नंबर में। तो केस का नाम लिखिए, लिख दीजिए, सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। एवोल्यूशन कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूं। अब आप आंसर राइटिंग करेंगे जो क्वेश्चन मैंने दिया है, और उसे मुझे जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे वहां सेंड करेंगे। एक बार मुझे देखना पड़ेगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वो अपलोड होता है कि नहीं, शायद नहीं होता। कमेंट तो कर ही देना, अरे कमेंट कर देना ना, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, आखिरी में अब आपका कंक्लूजन आएगा, क्या आएगा, आंसर लिखेंगे 11 नंबर 11 मार्कर में कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वह संसदीय शक्ति और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करने का काम करता है, जिसके माध्यम से यह लोकतंत्र की रक्षा को सुनिश्चित करता है। क्योंकि यहाँ जहां एक तरफ संसद की शक्ति को जो है अक्षुण्ण बनाए रखते हुए, मतलब संसद जो है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है, ताकि संविधान को, है ना, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस तरीके से जो कंक्लूजन होगा आपका, जो निष्कर्ष होगा आपका, वह कुछ इस तरीके से आप लोग लिखेंगे कि इस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है वह संसदीय शक्ति और संवैधानिक सर्वोच्चता के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जहां एक तरफ संसद संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से प्रासंगिक बनाता है, वहीं दूसरी ओर यही मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के ऐसे आदर्श जो शाश्वत हैं, कैसे हैं, शाश्वत हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, जिनको बदला नहीं जा सकता। जो चीजें शाश्वत होती हैं वो बदली नहीं जा सकती, जैसे लोकतंत्रात्मक वैल्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, पंथ निरपेक्षता। और हमने ये भी कह दिया कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा तो वो संविधान अगली पीढ़ी उसको फिर फाड़ के फेंक देगी, बोलेगी हमारे काम का ही नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में जो जैन जी हैं, जैन जी कितने ओपन माइंडेड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि LGBTQ कम्युनिटी को अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो वो उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इनको अधिकार दिया जाता है तो उनके लिए अच्छा है। आज से 1950 में अगर कोई LGBT कम्युनिटी की बात की जाती तो सोचिए उसका क्या हश्र किया जाता। भारत बस में नहीं, पूरे विश्व में, अभी भी विश्व के बहुत सारे देशों में LGBTQ कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। भारत का संविधान तो फिर भी बहुत आगे है। एलन ट्यूरिंग, जो आप जानते हैं, जिनको संगणक का, कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी बड़ी ख्याति प्राप्त है, उनको इसी वजह से, मतलब उन जो है उनको डॉक्टर्स ने काफी सारे जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किए थे, और जिस वजह से बाद में उन्होंने, शायद ऐसा कहा जाता है, मैं श्योर तो नहीं, शायद आत्महत्या किए थे या डेथ हुई थी नेचुरल। तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं इतिहास में। तो खैर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, संविधान को वर्तमान के जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। जैसे आज महिला सशक्तिकरण हो रहा है, मतलब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो महिला आरक्षण भी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन 106। अब अगर सपोज करो कि संसद संविधान में संशोधन ही नहीं कर सकती, तो फिर संविधान को वर्तमान की जरूरत के हिसाब से कैसे बनाया जा सकता। जैसे आपका मोबाइल, अगर उसमें अपडेट का फीचर ही नहीं होता, मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, उसमें केवल 1 साल अपडेट आएगा, उसके बाद अपडेट नहीं मिलेगा, मतलब आपको हर साल नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। वैसे ही फिर हमको हर हर पीढ़ी के बाद नए संविधान बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में अपडेशन का फीचर है, तो क्या होगा कि आप अपने मोबाइल को 5-6 साल तक यूज कर सकते हैं। जब तक उसमें सिक्योरिटी अपडेट आता रहेगा, तब तक जो भी नए नए चीजें हैं, नए नए फीचर्स हैं, वो आपके मोबाइल आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए तो कंपनी अपडेशन प्रोवाइड करती है, ताकि आप जो है अपने फोन को कुछ सालों तक यूज कर सके। स्पष्ट है बात।
तो इस तरीके से जो है आप इसे कंक्लूड करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। अच्छा, मैं विजिबल नहीं था ना, है ना? तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपके द्वारा जो है आंसर राइटिंग किया जाएगा, और आंसर राइटिंग या तो आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं तो वहाँ पर, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्द अच्छा हाँ यार, मैं तो ये सोचा ही नहीं कि मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जानता तो मैं आपको ऐड कैसे करूँगा? और कमेंट सेक्शन में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करना है, एक काम करना, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना। मैं वहाँ पर क्या कर दिया करूँगा कि जैसे ही कोई क्लास होगी उसके 2-3 दिन के लिए विंडो ओपन कर दिया करूँगा, जहाँ पर आप अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो भी आप शेयर करेंगे अपने आंसर राइटिंग वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और उसमें ये रहेगा कि पर्सनल नंबर हाइड रहेगा, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व भी क्लास से जुड़े रहते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ-वहाँ से नंबर लेकर के जो है फिर छात्र एक-दूसरे को जो है परेशान करने लगते हैं। और आप लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान रखा कीजिए, ठीक है? ये बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पीएससी, यूपीएससी जो एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसके लिए बड़ी मानसिकता भी ज़रूरी है। तभी आप एक सफल अधिकारी बन पाएँगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।